आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने एक तस्वीर सबसे मुलाहिज़ा की होगी, वीडियो भी मुलाहिज़ा की होगी, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा मुखातिब हैं कि वज़ीर आला की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है और मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पुलिस की पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म पहन के शिरकत की। पुलिस यूनिफॉर्म को जब मैंने देखा तो मेरे जहन में बहुत से सवालात उठे। पासिंग आउट परेड से खिताब में मरीम नवाज़ ने यह कहा कि खुशी हुई है, पुलिस पासिंग आउट परेड में 650 खवातीन एहलकार शामिल हैं और पुलिस में खवातीन एहलकारों को ड्यूटी पे देख के खुशी होती है। आईजी पंजाब से मैंने कहा है कि 7000 खवातीन पुलिस एहलकार कम है, उस तादाद में इजाफा होना चाहिए। अब इसके बाद बहुत सी मीम्स बनना शुरू हुई कि वज़ीर आला पंजाब ने वज़ारत आला को छोड़ के पुलिस में भर्ती होने का फैसला कर लिया। अब जो वर्दी उनकी तरफ से पहनी गई, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जज्बा खैर सगाली के तहत पहनी गई है और ये हौसला बढ़ाने के लिए पहनी गई है। उन्होंने आज ये कहा है कि पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी हमदर्दी मजलूम के लिए होनी चाहिए, जालिम के लिए नहीं। अब कुछ असलूब है, आप वज़ीर आला हैं और आपके मातहत अदारा जो आपके अंडर आता है, आप क्या उसकी वर्दी पहन के किसी के साथ इजहार यकजहती करेंगे? एक सवाल है। अगर तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाईजान वर्दी पहन के आप किसी के साथ भी इजहार यकजहती कर सकते हैं। बात यह है कि किसी भी सरकारी जो स्टेट का सिक्योरिटी इदारा है उसकी वर्दी कोई भी आम शख्स नहीं पहन सकता जिसका ताल्लुक उस इदारे से ना हो। हाँ, सिर्फ वही शख्स पहन सकता है जिसे वो इदारे का सरबराह एजाजी तौर पे किसी को कोई डेजिग्नेशन तफवीज़ कर दे। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से फ़खर ज़मान ने उन्हें एजाजी तौर पे बहरिया ने एक डेजिग्नेशन जो है, पाक बहरिया ने एक तफवीज़ किया, बाकायदा तौर पे वर्दी पहना के बैजेस लगाए गए। पुलिस में भी जो अवामी खदमात सर अंजाम देने वाले होते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट से मुंसलिक शख्सियात होती हैं, स्पोर्ट्स से मुंसलिक शख्सियात या दीगर जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की नेक नामी के लिए काम किए हों, तो उनको एजाजी तौर पे कोई ओहदा दिया जाता है। अब क्या वज़ीर आला को एजाजी तौर पे डीएसपी का ओहदा दिया जाएगा या वज़ीर आला को एजाजी तौर पे एसपी का, डीआईजी का ओहदा दिया जाएगा? नहीं हो सकता। तो जब उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा तो कोई शख्स फिर कैसे वो वर्दी पहन सकता है? दूसरी बात यह कि अगर आप इसे जस्टिफाई भी कर दें तो सवाल यह बनता है कि कल को अगर आप किसी जगह पर जाएं और जाके वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, स्वीपर हैं मिसाल के तौर पे अस्पताल में, तो क्या उनसे इजहार यकजहती करने के लिए उनकी वर्दी पहनेंगे? कतई तौर पे नहीं होगा। सेशन कोर्ट लाहौर में पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार जो है आफ्ताब बाजवा साहब हैं, एडवोकेट, सभी उन्हें जानते भी हैं। उनके तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर की गई है और उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि मरीम नवाज़ ने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी है और कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। दरख्वास्त गुजार ने यह कहा कि वो अदालत में क्यों आया। उन्होंने ये कहा कि पुलिस को मरीम नवाज के खिलाफ मैंने दरखास्त दी मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत जो है वो पुलिस की वर्दी पहनने पे मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे, ये उनकी तरफ से इस्तदा की गई है। अब बात यह है कि एक होता है पॉलिटिकल स्टंट। पॉलिटिकल स्टंट में अगर चचा जो है वो हैट पहन के और पाँव में लंबे शूज़ पहन के सड़कों पर निकलते थे तो उसे एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जाता था। तो क्या आपको वो स्टंट करने की ज़रूरत थी? आप खुद खातून हैं, खवातीन के साथ इज़हार यकजहती करनी थी। आप आम लिबास में जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर पहनती हैं, आप वो पहन के जाती। इस तरह की तनकीद ही ना होती, ज़रूरत ही ना पड़ती। ये तो बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे दिल की ख्वाहिश थी वो वर्दी को पहनना, तो वो वर्दी पहन ली। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुक्र करें पुलिस की वर्दी पहनी है, किसी और की वर्दी नहीं पहन ली। अगर किसी और स्वीपर की जाके अगर आप वर्दी पहने तो उसके साथ इज़हार यकजहती करें तो फिर कितनी वर्दियाँ आपको पहनना पड़ेंगी? तो यहां पे पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा आपके इकदामात और आपके अल्फाज जो हैं वो माने रखते हैं, उस पर राय देनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए और आप वो पॉलिटिकल स्टंट करने निकल पड़े। अब इसके ऊपर अदालत क्या एक्शन लेती है ये देखना। दूसरी तरफ एक और पॉलिटिकल स्टंट अपनाया गया था रोटी की कीमत में कमी करने के हवाले से। तो रोटी की कीमत में कमी करने के हवाले से झटपट इन्होंने कीमतों को इजरा कर दिया, जबकि दूसरी तरफ जो कॉस्ट प्राइस बनती थी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। बेशतर नान भाइयों को उठाया भी गया। वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जो है वो 6 माह तक मुअत्तल कर दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह सवाल उठाया कि यह बताएं कि पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए में है। नुमाइंदा जिलाई हुकूमत जो थे वहां के, उन्होंने जवाब में कहा कि वो दूसरा सूबाई हुकूमत है, आटा यहाँ पे महंगा है, रेट यहाँ ज्यादा है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। अदालत ने कहा रिमार्क्स में ये कहा कि तनूर वालों से पूछें कि आटा कितने का आ रहा है, या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए आपने ऑर्डर जारी कर दिया? पहले ये भी तो पूछें कि उन्हें आटा कितने में मुयस्सर होता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समाअत पर फरीकैन से तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। जब इधर जारी हुआ है तो उसी की देखा देखी इस्लामाबाद में भी उन्होंने कर दिया, तो इस्लामाबाद में उन्होंने फिर वो उसके ऊपर बंदिश करवा दी है। अब वहां पे उतनी नहीं चल पा रही होगी, पंजाब में इनकी चल रही है, नान भाइयों के ऊपर चल रही है। आटा उस कीमत के ऊपर आप उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं लेके आते कि जो एक किसान है उसकी बवाई के ऊपर जितनी लागत आती है उसका पूरा नहीं पड़ रहा। और आपने गंदम की कटाई के दिनों के अंदर आपने गंदम इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, और आपने जो हदफ रखा हुआ था अगर उस हदफ को मीट कर लेते हैं तो फिर इंपोर्ट करने की आपको क्या जरूरत थी। यहां पे जो लैक दिखाई दिया है, यहां पे जो लूप होल्स दिखाई दिए हैं, उसका जिम्मेदार कौन? कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। दूसरी तरफ एक क्लिप बहुत से वायरल है, मारूफ सनतकार है आरिफ हबीब साहब। उन्होंने आला हुकाम में से किसी एक से मुलाकात की थी और उन्होंने उसमें इमरान खान के हवाले से बात की। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि सियासी पोलराइजेशन की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है और आप ऐसा कर सकते हैं। वो तगड़ी शख्सियत थी, उनको ये कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि सियासी पोलराइजेशन के खात्मे के लिए इकदाम उठाएं। और जवाबन उन्हें ये कहा गया कि तमाम सियासी जमातें साथ हैं, सिर्फ एक जमात मुखालिफ समत में है, हमें जहाँ भी मौका मिलता है हम ये अजान देते हैं। आरिफ हबीब साहब ने फिर ये भी कहा कि बख्तावर भुट्टो साहिबा की जब शादी थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तो इमरान खान साहब को मैंने ये मशवरा दिया कि आसिफ जरदारी को फ़ोन करके मुबारकबाद दे दें। फिर जब बिलावल भुट्टो को कोरोना हुआ तब भी मैंने इमरान खान साहब को कहा कि आप बिलावल भुट्टो को फ़ोन कर लें, तो उन्होंने जवाबन मुझे ये कह दिया कि मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि ट्वीट काफ़ी नहीं है कि आप कॉल कर लें। इस तरह से जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। आप अगर बरसर इक़्तिदार हैं तो दूसरों के साथ हाथ मिलाना चाहिए, आपको अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने उस वक्त मुझे कहा कि मुझसे वो बात करें जो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने खान साहब को ये भी कहा था कि शहबाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल हुआ था, उन्हें भी फ़ोन कर लें। आरिफ हबीब साहब कहते हैं कि दुनिया भर में जितने तनाज़ात होते हैं उनका हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलता है। शहबाज शरीफ साहब अहलियत रखते हैं, IMF के MD के साथ हाथ मिला के मामला उन्होंने हल कर लिया था। तो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों को भी अच्छे तरीके से मैनेज जब वो कर सकते हैं तो इस ज़मन के अंदर अडियाला के बासी से भी उन्हें मुलाकात कर लेनी चाहिए। जब उन्होंने बात की आरिफ हबीब साहब ने कि आपको 2 इक़दाम उठाने चाहिए और आप उठा सकते हैं, एक भारत के साथ तजारत का, दूसरा अडियाला के बासी से आप मुलाकात करें। जब भारत के साथ तजारत वाली उन्होंने बात की तो उस पर IMF वाली भी उन्होंने बात की तो शहबाज शरीफ साहब हंसे हैं। जब उन्होंने फिर कहा कि आपको अडियाला के बासी से भी बातचीत कर लेनी चाहिए तो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे चेहरे के तासुरात यकसर तब्दील कर लिए। अब उनके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब में आना नहीं है, वो चीज़ों को बेहतर हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जहां पे कोई बात होती है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि मुझे पार्टी आसिफ जरदारी ने नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के पास जाए। PTI के लोगों से मेरी दोस्ती है, उनसे बातचीत होती रहती है और PTI के दोस्तों से मैंने कहा था कि आपके पास नशिस्तें हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बात कर लें। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हम बात करके बताएंगे। फिर उन्होंने कहा हमारे चेयरमैन नहीं मानते। हमने कहा आपने हुकूमत नहीं बनानी तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं। अब ये बात कब की है? जब हुकूमत बन रही थी। वो तब का इंकशाफ कर रहे हैं कि उन्होंने PTI को ये कहा कि अगर आप हुकूमत नहीं बनाना चाहते तो बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें। तो PTI ने मुझसे पार्टी का मैंडेट लाने का मुतालिबा नहीं किया। वो कोई मुस्बत बात करते तो यकीनन अपनी पार्टी में बात करता। पार्टी में बहुत से लोगों की राय थी कि हमें PTI के साथ बातचीत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों में राय थी कि PTI के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब वो जिस जमात के साथ इत्तेहादी हैं वो तो PTI के साथ बात करने को तैयार नहीं है और वो ये कहते हैं कि मुमकिन है कि हम PTI की सुलह भी करवा देते, हम उनकी मर्जी से ही सब करते हैं, लेकिन मर्जी के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त जो तनाव ज़्यादा माहौल था उसे पीपल्स पार्टी के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता था। अब जब आरिफ हबीब साहब मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ मुआशी जो प्लान्स होते हैं उस पर बैठ के बातचीत करते हैं और इसी तनाजुर के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब पूछा गया तो 92 पर भी वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आरिफ हबीब साहब ने ये बात की है तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अल्फाज हैं। तो वो कहते हैं इनकार नहीं किया जा सकता और ना किसी को करना चाहिए, मानना चाहिए आपको। और वो ये भी माने कि आरिफ हबीब साहब बहुत मोहतात गुफ्तगू करते हैं और अगर उन्होंने ये बात की है तो बेहतरी के लिए की है, मसलहत के तहत की है, उसके अंदर कोई मंतक मौजूद है। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपना मौक़िफ़ इस ज़मन के अंदर जाहिर किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पूरे मंजरनामे में देखने को मिलती हैं। वो चीज़ें ये हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर
एक रिफ्ट का मंजरनामा बन रहा था, तो उसी रिफ्ट के मंजरनामे पे ओवरकम करने के लिए बहुत से इकदाम उठाने की बातें हुई। लेकिन फिर बादियुन नज़र में यह भी दिखाई देता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखेल साहब ये कह दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चले जाएंगे मौजूदा मंजरनामे में उस तरफ को कि वो शहबाज शरीफ साहब को कायल कर लेंगे कि हुकूमत से बाहर निकल जाए। तो अब ऐसी ही बातें जो हैं वो बहुत सारे लोग और भी कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने बड़ा फैसला ये किया कि मुख्तलिफ वफाकी वजारतों और डिवीजन में तैनात असामियों की तख्लीक में उन्होंने मौजूदा मंजरनामे में वज़ीर आज़म के इख्तियार को ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आज़म का जो इख्तियार है वो वज़रा को सौंप दिया गया, मुशीरों को सौंप दिया गया, वज़ीर ममलिकत को सौंप दिया गया, सेक्रेटरीज़ के सपोर्ट कर दिया गया। और बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान जब थे तो उनके पास ये इख्तियार मौजूद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से वफाकी काबीना से सर्कुलेशन असम्बली पे सिफारिशात की मंजूरी ली गई है और मुख्तलिफ वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में माहिरीन और प्रोफेशनल तयनात करने का प्लान है। और इस ज़मन के अंदर ये इख्तियारात जो हैं ये वज़ीर आज़म के हाथ से निकल चुके हैं। अब फिर वज़ीर आज़म के हाथ में इख्तियारात रहेंगे क्या? पहले बहुत सारी चीज़ों की सरबराही उन्होंने अपने पास रखी, फिर वो छूट गई। फिर अब जो इख्तियार पहले वज़ीर आज़म के पास हुआ करता था वो भी इख्तियार निकाल के वफाकी वजारतों को दे दिया गया। अब वफाकी वजारतों में क्या सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैठे हैं? ये एक सवाल है। तो इसी मंजरनामे में ये लगता है, वो बात सच कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि जब बिल आखिर इख्तियारात हाथ में नहीं होंगे और बिल आखिर जब उन्हें मंजरनामा ये दिखाई दे रहा होगा कि सियासत बचानी है, तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को बीच में से निकाल ले जाएंगे और उन्हें ये कहेंगे कि हमें अवामी सियासत करनी चाहिए। लेकिन तब किस हद तक डोर या मुहार उनके हाथ में होगी ये वक्त बताएगा। एक और ख़बर शामिल करते हैं साइफर के हवाले से कि साइफर तो एक तरफ रह गया, कतर से किया गया एक मुआहिदा भी गुम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 साल पहले कतर से एक मुआहिदा किया था जिसका दस्तावेज़ गुम है, मिल ही नहीं रहा। छानबीन के बावजूद मुआहिदे की काबीना से तौसीक की दस्तावेज़ भी नहीं मिल सकी। अमीर कतर के 2015 में दौरा पाकिस्तान के दौरान मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए गए थे। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो वो जो मुआहिदे महफूज रहने थे वो मुआहिदे ही गायब हो गए। कतर ने मुआहिदे की मंजूरी के बाद दस्तावेज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी थी और मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात का तबादला, रिसर्च और स्टडीज़ होना थी। लेकिन वो 9 साल पुराना मुआहिदा जो है वो नहीं मिला, तो फिर 9 साल पुराने मुआहिदे की काबीना से दोबारा मंजूरी हासिल की गई है। अब उस मुआहिदे के गुम हो जाने पर क्या उस पर कोई एक्ट लगेगा, ये एक सवाल है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपका किसी के साथ मुआहिदा हुआ, उसकी एक दस्तावेज़ मौजूद थी, वो दस्तावेज़ गुम हुई, अभी तक उन शख्सियात का तदारुक नहीं किया गया, उनकी निशानदही नहीं की गई कि जिनके हाथों वो मुआहिदा गुम हुआ है। किसी ने दानिस्ता तौर पे या ना दानिस्ता तौर पे वो गायब किया, क्योंकि ये वजारतों के अंदर मौजूद रहते हैं और ऐसे रिकॉर्ड्स तो बहुत प्राइवेट भी रखे जाते हैं और उनकी उनको बहुत अच्छे तरीके से संभाला भी जाता है, क्योंकि ये किसी भी मुल्क के साथ दो तरफा ताल्लुकात में मुस्तकबिल के लिए गवाही के तौर पर भी आपके पास पेश होती है चीज़। अगर वो मुआहिदा गुमा है और उस हवाले से कोई खबरें खुलेआम मंजर आम पे भी नहीं आ रही और उस पर कोई तहकीक भी नहीं हो रही, तो सवाल तो बनते हैं। ये हुकूमत जिस पे तकिया करना चाहती है और हुकूमत को लगता है हम अपने जाम में कुछ भी कर लेंगे, वो बुनियादी तौर पे ये अपने जाम में कुछ नहीं कर सकते। जो मईशत के लिए करवाना है अगर वो ही करेंगे तो ठीक है, अपनी ज़ात के लिए अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते। राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो बैठे बोल रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को इसहाक डार साहब ने मशवरा दिया कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश कर दें, तो वज़ीर आज़म की तरफ से ये पेशकश की भी गई। तो वज़ीर आज़म की तरफ से इस पेशकश के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने यह जवाबन कहा कि हुकूमत से बाहर रहकर सियासत और सियासी बयानियां बनाने में, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत में रह के सियासी बयानियां बनाएं, बाहर रह के आप बात करेंगे तो हमारी मुखालिफत लगेगी। तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने अभी फर्दर जवाब नहीं दिया हुआ। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी राना सनाउल्लाह साहब की राय की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं ने यह कहा कि मुस्तकबिल पर नजर रख के वो बयानियां बनाना है जिसे अवाम पसंद करे, तो वो हम बाहर रह के बनाएंगे। दोनों रहनुमाओं की राय के बाद यह फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे चाइना से, तो वो आके फैसला करेंगे कि इन दोनों के लिए क्या करना। अब देखिए कि वो आने के बाद फैसला क्या करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे हुकूमत जाने क्यों खोखली दिखाई दे रही।
मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।